अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे नावल तू इश्क तू जुनून की नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के किस्त। आज मैं लॉन्ग एपिसोड रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेट्स स्टार्ट। वो आज बहुत दिल लगाकर तैयार हुई थी और दामिश के आने में बस थोड़ा सा वक्त बाकी था। वो नहीं जानती थी कि इसे साड़ी पसंद है या नहीं, लेकिन इसने पहन ली थी। इसने आज खुद भी पहली बार ही साड़ी पहनी थी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ दामिश के लिए, क्योंकि इसके कपड़ों में ये लिबास भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में शामिल था। इसीलिए इसे लगा कि शायद दामिश को ये लिबास पसंद होगा, तभी तो वो इसके लिए ख़रीद कर लाया था। इसे साड़ी पहनते हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये इसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन दादी ने इसकी काफ़ी सारी मदद की थी। दादी ने ही इसे समझाया था कि ये दामिश के लिए तैयार हुआ, इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करे, इसे हर तरीके से अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करे। वो इसकी मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ़्तार है। परिया के लिए ये सब कुछ मुश्किल था। करते हुए परिया को खुद भी बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन ये सब कुछ करना मुश्किल था। लेकिन दामिश की मोहब्बत में वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो जान गई थी कि दामिश का फेवरेट कलर रेड है, क्योंकि इसके सारे लिबास में ये कलर कहीं ना कहीं शामिल होता था। इसने जानबूझकर सुर्ख रंग की साड़ी निकाली थी। वो जानती थी कि इसका यूं तैयार होना इस पर क्या असर करेगा, या वो इसके बारे में क्या सोचेगा। बस दादी ने कह दिया था कि इसे किसी भी तरह अपने शोहर के दिल में अपने लिए जगह बनानी है। तो फिर फैसला हो गया कि अब इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। इसे कैसे भी दामिश को अपना बनाना था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। इसने दादी के बताए गए तरीके पर जैसे तैसे साड़ी पहन ली थी। बड़े बड़े झुमके जो इसकी ज्वेलरी में शामिल थे पहनकर हाथों पर ढेर सारी चूड़ियाँ सजाई, जो इसकी कलाई को बेहद खूबसूरत बना गई थी। अपनी कलाइयों को देखकर वो खुद भी बेइख्तियार मुस्कुरा दी। फिर इसकी मध्यम मुस्कुराहट मध्यम पर गई। इसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। दामिश की शिद्दतों को याद करते हुए रात तो इसकी ये सारी चूड़ियाँ न जाने कितने टुकड़ों में तकसीम होंगी। इसकी कलाइयों पर अब भी चूड़ियों के टूटने के निशान मौजूद थे, और यही इसने सोते हुए दामिश के लबों का लम्स भी महसूस किया था। हाँ, वो जागते हुए अपने जज्बात का इजहार नहीं करता था, क्योंकि ये इसकी तौहीन थी, लेकिन इसके सोए हुए वजूद को मोहब्बत बाश नज़रों से देखता था। इसके सिवाय सोए हुए वजूद को बेहद करीब रखता था। वो इसका सर अपने सीने पर रखकर इसके बालों को सहलाता था। कितनी बार वो चोर अंदाज से इसे ये सब कुछ करते देख चुकी थी, लेकिन न जाने इसके जागते हुए ये मोहब्बत कहाँ जाकर सोती थी। इसकी मोहब्बत को याद करते हुए वो मुस्कुरा कर अपनी सारी संभाल कर नीचे चली आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो परिया मेरी जान, इधर आओ, मैं तुम्हारी नज़र उतारूँ। इसे सीढ़ियों से नीचे उतरते देख कर दादी ने बेइख्तियार पुकारा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती इनके पास आ गई थी, जबकि इनकी बेइख्तियार तारीफ़ पर वो इसकी निगाहें उठना भूल गई। आज दामिश तुमसे निगाहें फेर नहीं पाएगा। मुझे यकीन है वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएगा। मेरी बच्ची, मुझे यकीन है कि तुम मेरे दामिश की ज़िंदगी को खुशियों से भर दोगी। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाओगी जो वो कभी नहीं देख पाया। तुम इसे मुकम्मल कर दोगी। इसे अपने सीने से लगाते हुए वो इसे बहुत सारा प्यार करते हुए कह रही थी, जबकि परिया नज़रें झुकाए बस इनकी दुआओं पर इंशाल्लाह कह रही थी। दादी, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं दामिश को इन सब यादों से निकाल सकूँ, लेकिन मैं खुद भी तो इनकी ज़िंदगी में एक बुरी याद बनकर आई हूँ। मैंने इनके जज्बात के साथ खेला है, इनके एहसासात की तौहीन की है, इनकी मोहब्बत का मजाक बनाया है। तो बताएं, ऐसे इंसान पर भरोसा करना क्या आसान होगा इनके लिए। इसकी आंखों में नमी सी आ गई थी। मेरी बच्ची, वो तुम पर एतबार करेगा, क्योंकि वो मोहब्बत करता है तुमसे। मोहब्बत में कहीं ना कहीं एतबार आ ही जाता है। इंसान कभी भी अपनी मोहब्बत को बुरा नहीं समझ पाता। कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें महबूब की गलतियाँ भी नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है जो हर जज्बे को अपनी लपेट में ले लेता है। क्या नफ़रत, क्या ज़िद, क्या जुनून, क्या दीवानगी, क्या नाराज़गी, इसके सामने सब घुटने टेक देते हैं। तुम्हारे पास मोहब्बत की ताकत है। वो तुम्हारे इश्क में पागल है। वो तुम्हें कब तक खुद नज़रअंदाज करेगा। एक ना एक दिन वो हार जाएगा तुम्हारे सामने, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो दिन दूर नहीं। दामिशा खुद तुमसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करेगा।
वो खुद तुम्हें बताएगा कि तुम इसके लिए क्या हो। वो हर चीज़ बुला देगा, अपना हर ज़ख्म, हर दर्द तुम्हारे सामने रख कर तुमसे ही मरहम लगवाएगा। तुम अपनी हिम्मत मत हारना, वो शौहर है तुम्हारा। इसकी हर बात को इसकी नाराज़गी समझकर भूल जाना। इसकी कोई भी दिल दुखाने वाली हरकत को अपने दिल पर मत लेना। फिर देखना अल्लाह तुम दोनों की ज़िंदगियों में आसानी लाएगा। तुम खाना खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। वो इसे देखते हुए कहने लगी तो उन्होंने खुद भी अभी तक डिनर नहीं किया था। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं लगी है, आपको खाना खा लेना चाहिए। पता नहीं इनको आने में कितना वक्त लगेगा, आपने मेडिसिन भी नहीं ली। वो इन्हें समझाते हुए बोली तो वो इनकार करने की कोशिश करने लगी और इनके इनकार खाते में लाए बगैर ही इसने इनके लिए खाना निकालने चली गई तो दादी मज़ीद ज़िद ना कर सकी। रात के 11 बज रहे थे। वो इसका इंतज़ार करते करते थक गई थी। दादी अब तक जाग रही थी। इसने दादी को ज़बरदस्ती मेडिसिन भी दी ताकि वो आराम करे, लेकिन वो इसकी बात नहीं मान रही थी। दामिश का अब तक ना आना इन्हें परेशान कर गया था। वो रोज़ वक्त पर आ जाता था, लेकिन आज वो दोनों इसका इंतज़ार कर रहे थे। दादी के सामने बैठी इसकी निगाहें दरवाजे पर थी। दादी मेरी बात माने, आप सो जाएं, आपने मेडिसिन ली हुई है। आपका ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज़ आप सो जाएं ताकि आपको थोड़ा सा सुकून मिले। मैं आपके पोते का इंतज़ार करी हूँ, फ़िक्र ना करें, मैं इन्हें भूखा हरगिज़ नहीं सुलाने वाली। दादी को परेशान देखकर इसने हल्के फुल्के लहजे में कहा तो दादी मुस्कुरा दी। मुझे यकीन है मेरी बच्ची, तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी। तुम तो पहले दिन से ही मेरे पोते के लिए पसंद आ गई थी, लेकिन मैं दामिश की पसंद नापसंद से वाकिफ़ नहीं थी। इसे कब कौन सी चीज़ पसंद आ जाए पता ही नहीं चलता, और कब कौन सी चीज़ से वो नफ़रत करने लगे अंदाज़ा नहीं लगाना आसान नहीं। मैंने बहुत सोचा कि दामिश के सामने अपनी पसंद का इजहार कर दूं और तुम्हें इज़्ज़त से दामिश के निकाह में इस घर में ले आऊं, लेकिन इसके पहले ही दिन तुम्हारे साथ सर्द महरी ने मुझे परेशान कर दिया। मैं समझ गई थी कि वो कभी भी तुम्हारी तरफ मुतवज्जो नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने अपने दिल की ये ख्वाहिश अपने दिल में ही दबा ली। लेकिन फिर जब इसने ये बताया कि वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा है, यकीन जानो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। लेकिन ज़िंदगी तो नाम है इम्तहान का, जो भी हुआ जैसा भी हुआ मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पोते की ज़िंदगी में कभी भी कोई खुशी आसानी से नहीं आई, तो फिर ये तो इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, कोई गिला नहीं। मैं जानती हूँ इसके नसीब में ये तकलीफ़, ये दर्द इस दिन ही लिख दिए थे, वही इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा इंशाअल्लाह। वो इसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली तो परिया भी मुस्कुराई। इंशाअल्लाह दादी ऐसा ही होगा, लेकिन अब आप यहाँ से उठें और अपने कमरे में चले। अब आप मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकती, आपको आराम की ज़रूरत है। वो इन्हें ज़बरदस्ती हाथ थाम कर उठाते हुए कहने लगी तो नाचारा दादी को मानना ही पड़ा। ये लड़की इनसे अपनी हर ज़िद मनवा लेती थी। दामिश तो फिर इनका पोता था, वो भी मान जाएगा एक ना एक दिन। बस परिया कोशिश करे। वो शुरू से ही इन्हें अजीज़ थी, पहले दिन से ही वो इसके लिए बहुत कुछ सोचने लगी थी। लेकिन दामिश की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कभी ये बात इसके सामने नहीं की थी, क्योंकि परिया के वजूद के साथ इसे अजीब सी उलझन होती थी। वो हमेशा इसके नाम पे गुस्सा हो जाता था। वो अक्सर इन्हें भी ये कहता था कि आपकी लाडली है, मत भूला करें कि वो भी एक मुलाजिमा है। एक मुलाजिमा से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। दादी के सामने ना जाने क्या क्या बोलता रहा और आज खुद इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार था। जानता था ये नसीब का लिखा है, नसीब में कब क्या लिख दिया जाए किसी को पता नहीं चलता। अल्लाह ने इसके नसीब के साथ परिया का नसीब जोड़ा था और दादी का यकीन था जल्द ही वो अपने इस नसीब को कबूल कर लेगा, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। तुम्हें भी ज़्यादा देर तक जागने की ज़रूरत नहीं है। आई ये नालायक, मैं खुद इससे बात करती हूँ, इसने बहुत तंग किया हुआ है मुझे। मजाल है जो मेरी कोई भी बात मान ले सुन ले, हमेशा अपनी करता है। क्या तो बनती है रात की 11 बज रहे घर से गायब रहना। ये भी जानता है कि घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर में बुरी दादी है, बीवी है, किसी की कोई परवाह नहीं ना जाने कहाँ मुँह मार रहा है। दादी नींद में जाने से पहले काफ़ी गुस्से से बरबुराई थी, लेकिन जबकि परिया इनके पास बैठी मुस्कुराई जा रही थी। दादी आप परेशान मत हों, मैं भी मज़ीद थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी, अगर नहीं आए तो मैं भी सो जाऊँगी, आप ज़्यादा परेशान मत हों। वो इन पर कमल ठीक करते हुए बोल रही थी। ज़रूर इन्हें कोई ना कोई काम आ गया होगा जिसकी वजह से वो अभी तक घर नहीं आ सके। हाँ तो ज़रूरी काम पड़ गया है तो कम से कम फ़ोन उठाकर हम घर वालों को बता भी तो सकता है। इतनी खूबसूरत बीवी इसके लिए सजी सवरी है, लेकिन इस लड़के की लापरवाहियाँ देखो। वो गुस्से से बोली तो परिया को हंसी आ गई। कितने दिनों के बाद इसने दादी का पुराना अंदाज़ देखा था, जिसे देखकर इसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एक बार फिर से दामिश से इसकी दादी बन गई थी और फिर से इनकी लाडली बन गई थी। वो यकीनन दामिश को पहले ही ये बात पसंद नहीं थी तो अब भी नहीं होनी थी। जो भी था इसके लिए ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी कि दादी ने इसकी तरफ से अपना दिल साफ़ कर लिया था और इसे माफ़ करके एक बार फिर से अपने सीने से लगा लिया था। इसे इस वक्त सच में इनकी ज़रूरत थी।
इंतज़ार कर कर के परिया अब थक चुकी थी। रात का 1 बजने वाला था और दानिश का कहीं कोई अता पता ना था। इसने बार बार इसको फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन इसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। यकीनन इन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया होगा, वरना वो इतने लेट तो कभी भी नहीं होते। मुझे इनका इंतज़ार करना चाहिए या सो जाना चाहिए, पता नहीं आने में कितना वक्त लगेगा। वो सारी का पल्लू संभाल रही, कभी इधर तो कभी उधर टहल रही थी। मुलाजमीन आहिस्ता आहिस्ता अपने क्वार्टर्स में चले गए थे। इसे भी मज़ीद यूं बाहर अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं लगा, इसलिए वो जाकर कमरे में इसका इंतज़ार करने का फ़ैसला कर चुकी थी। दानिश आप कहाँ रह गए? आज इतना लेट तो आप पहले कभी भी नहीं हुए। वो बेड क्रॉन से टेक लगाए दानिश के बारे में सोचने लगी थी। थोड़ी देर में इसे नींद आने लग गई थी। आखिर वो कितनी देर इसका इंतज़ार करती। फ़ोन तो वो रिसीव ही नहीं कर रहा था और ना ही व्हाट्सएप पर मैसेज का जवाब दे रहा था। इसने बेड का इंतज़ार करने की खातिर आंखें मूंद ली थी, लेकिन इसे अंदाज़ा ही ना हो सका कि वो सो जाएगी। इसने अभी तक अब वही आतिशी साड़ी पहन रखी थी जो इसके हुस्न को 4 चाँद लगा रही थी, लेकिन इसके हसन की तारीफ़ करने वाला तो न जाने कहाँ रह गया था। इसने रात वापस आना भी था या नहीं वो नहीं जानती थी, इसलिए दादी को मज़ीद इंतज़ार करने की ज़हमत से 2-4 करने से बेहतर है इन्हें मेडिसिन देकर सुला देना समझा। वो रोज़ इसकी वापसी का इंतज़ार किया करती थी। अच्छा ही हुआ कि वो मेडिसिन लेकर सो गई, वरना 1 बजे तक इसकी वापसी नहीं हुई थी तो मुमकिन था कि वो सुबह के वक्त आए। लेकिन इसे कहीं ना कहीं ये यकीन भी था कि वो आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया था। इसका इंतज़ार करते करते वो गहरी नींद में उतर चुकी थी। इसके नाम से सजा इसका हसीन रूप आज जैसे बेमोर हो गया था। दादी ने कितने मान से इसे ये साड़ी पहनने के लिए कहा था, इसे तैयार होकर दानिश का इंतज़ार करने के लिए कहा था, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि इसका इंतज़ार ही रह जाएगा और वो आएगा ही नहीं। इसे दुख तो बेहद हुआ था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अगर दानिश की नज़र में इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी तो वो कैसे इसकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करती। लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर थी कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज इसे बहुत ज़्यादा काम था जिसकी वजह से वो घर वापस नहीं आ सका। इसने सोचा था कि वो घर फ़ोन करके बता देगा अपने देर से वापस आने के बारे में, लेकिन परिया का बार बार फ़ोन आता देखकर इसका दिल ही नहीं किया कि वो इन्हें कुछ भी बताए। इसका दिल न जाने क्यों चाहता था कि वो इसकी वापसी का इंतज़ार करे। वो बिना इसे अपनी वापसी के बारे में कुछ भी बताए अपने काम पर लगा रहा। वो जानता था कि दादी इससे खफा हैं तो यकीनन परिया इससे बात नहीं करेगी और वक्त पर मेडिसिन लेकर सो जाएंगी। इसने खुद भी तो सुबह आते हुए इनसे कहा था कि इंतज़ार मत कीजिएगा, मुमकिन है कि आज देर हो जाए। आज इसकी 3 बहुत अहम मीटिंग थी जो इसने आज ही अटेंड करनी थी। यही वजह थी कि वो आज घर जल्दी वापस ना जा सका, जबकि बहुत दिनों से वो टाइम पर घर चला जाता था। इसने अपना व्हाट्सएप खोला तो वहाँ बेशुमार मैसेजेस थे। इसने कुछ दिन पहले ही परिया के लिए मोबाइल ख़रीदा था जिसमें इसने सिर्फ अपना नाम ही महफूज किया था, क्योंकि इसका दिल चाहता था कि इससे बात करे। ये अलग बात थी कि इसने अब तक इसके फ़ोन पर एक बार भी फ़ोन नहीं किया था, लेकिन आज इसके फ़ोन पर बड़ी रौनक लगी थी। परिया के इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आए थे। कहाँ रह गए दानिश, कब तक वापसी होगी, दादी परेशान हो रही हैं, मैंने दादी को मेडिसिन देकर सुला दिया है, आप जल्दी घर वापस आ जाए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आप कब तक फ़ारिग होंगे, कब तक आ जाएंगे आप। इस तरह के बेशुमार मैसेज रीड करते हुए इसे बहुत खुशी हो रही थी। इसने बार बार इन मैसेजेस को पढ़ा। ये कितना खुशगवार एहसास था कि कोई इसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा है, कोई आस लगाए बैठा है। इसका दिल बहुत खुश था ये सब कुछ पढ़ते हुए। वो इसको नहीं बता सकता था कि ये मैसेज इसके लिए कितनी अहमियत रखते हैं, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से इजहार क्यों करे। इसके जज्बात की तौहीन की गई थी, इसके जज्बात का मजाक उड़ाया गया था। यही तो थे इसके एहसास जिनको वो बेच चुकी थी, जिनका वो सौदा कर चुकी थी। वो जानता था परिया की कोई ना कोई मजबूरी थी। नासिर साहब की हालत इसकी आंखों के सामने थी, लेकिन फिर भी इसका दिल इसे माफ़ करने को तैयार नहीं था। अगर इसकी मजबूरी थी भी तो क्या वो इसके जज्बात का सौदा करेगी। वो इसको बता भी तो सकती थी, इसे भी तो कह सकती थी कि इसके बाप को इलाज की ज़रूरत है। वो अपना सब कुछ लुटा कर इसके बाप को बचाने की कोशिश करता, लेकिन इसने इसे इस काबिल समझा ही कहाँ। वो तो बस इसे धोखा दे रही थी इसको, और बस इस सोच के साथ इसकी सारी मोहब्बत, सारी चाहत, सारी ख्वाहिशात, सारे एहसास कहीं दूर जा सोते थे। इसके आगे वो कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। कि परिया ने इसे धोखा दिया है, इसके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, उसकी सौतेली बहन के साथ मिलकर इसके जज्बात का मजाक उड़ाया है, इसकी मोहब्बत को बेच दिया है। वो सीधा अपने बेडरूम में आया क्योंकि वो मैसेज पढ़ चुका था कि दादी को खाना देकर वो सुला चुकी है। वो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था कि बिना अपने कमरे में आ गया। कमरे की लाइट अब तक ऑन थी, मतलब कि शायद वो अब तक इसके इंतज़ार में बैठी थी। इसके दिल में अजीब सी खुशफहमी पैदा हुई। इसे खुशी हुई थी तो क्या वो इसका इंतज़ार कर रही थी। वो सोचते हुए तेज़ कदम उठाता कमरे की जानिब आया था। इसकी पहली निगाह बेड पर सोती हुई परिया पर गई थी, जहाँ वो बेड क्रॉन से टेक लगाए बेआरामी से बैठी मगर सो गई थी। इसके जिस्म पर चमकती
आतिशी खूबसूरत सारी बदन की रनाइयाँ इसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई थी। वो चाहकर भी अपनी निगाहें इसके वजूद से हटा ना सका। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो चाहकर भी इससे दूर न रह सका। इसके बैठते हुए वो अपनी निगाहें इसके चेहरे पर मरकूज़ किए हुए था। दिल बेईमान होने लगा था। ये सब कुछ इसके लिए था। इतनी तैयारी, इतनी खूबसूरती, क्या ये सब कुछ इसके लिए किया गया था? इसका दिल मचल मचल उठा। अगर ये सब कुछ इसके लिए था तो फिर तो हकदार को इसकी तारीफ़ मिलनी चाहिए। वो मुस्कुराया। लम्हे में से करीब आकर इसे अपने जानिब खींचा। वो जो कच्ची कच्ची नींद में थी आकर इसके चौड़े शाने का हिस्सा बन गई। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों के सामने बेयकीनी थी। वो इस वक्त 4 पीस सूट में मुकम्मल तैयार इसके बिल्कुल सामने खड़ा, इसके वजूद को पूरे हक से देखता, इसकी गर्दन से बाल हटा कर वहाँ अपने लब रखने लगा। इसकी बेख्तियारियाँ अपने अरूज पर थी। जबकि परिया को अचानक घबराहट होने लगी। वो परेशान कर गया था। क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है? इतनी तैयारी, इतनी खूबसूरती, ये सब कुछ मेरे लिए है क्या? इसके लिए मैसेज कर रही थी मुझे बार बार। इसकी निगाहें इसके वजूद पर जमी हुई थी। वो इसे छूने के लिए बेकरार था। इसे अपनी बाहों में भरकर वो अपनी मोहब्बत के रंग में रंगने के लिए बेकरार था। जी हाँ, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। आज मैं बहुत दिल से तैयार हुई थी आपके लिए। इसे निगाहें झुकाते हुए कहा। इसका एतराफ़ इसे बेहद अच्छा लगा था। मैं मसरूफ़ था, लेकिन तुम सच में तारीफ़ के काबिल लग रही हो। तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए, तो इनाम तो तुम्हारा बनता है। तुम्हारे हुस्न को एहराज तस्कीन पेश करना मेरा अवलीन फ़र्ज़ है। शादी जिन भी हालात में हुई हो, मैं अपने फ़राइज़ से पीछे नहीं हट सकता। लबों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए वो इसके गर्दन पर झुका और अपने लबों की मचलती महर को इसके वजूद पर लगाने लगा। इसका नाजुक सरापा अपनी बाहों में कैद करता वो इसे बेड पर लेटाते हुए अपने कोट के बटन खोलने लगा था। वो कुछ नहीं बोली, बस इसे अपने करीब आते हुए देखकर खुद पर हावी होते देख रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, या यूं कह लो कि मेरे दिल को हर हाल में तुम खूबसूरत लगती हो। काश मेरी ज़िंदगी में वो रात नहीं होती जिस रात तुम्हारी हकीकत मुझ पर खुली, तो ये लम्हा मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता। लेकिन बुरा तो ये भी नहीं है। इसकी सारी का पल्लू उसके वजूद से हटाते हुए वो इसके बदन की रनाइयों में खोने लगा। अपने हक़ को इसने पूरे इस्तेकाक से इस्तेमाल किया था। वो इसके बाहों में पड़ी बिल्कुल भी मुज़ाहमत नहीं कर रही थी और इसका यही अंदाज़ दामिशा को अच्छा लगता था। इसे अपनी बाहों में कैद किए वो सारी दुनिया को बुलाकर सिर्फ इसी में खो जाना चाहता था। वो किसी के बारे में नहीं सोचना चाहता था, ना इस वक्त के बारे में, ना इसके दिए धोखे के बारे में सोचना चाहता था। वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इसकी मोहब्बत, इसकी हसीन फ़िज़ाओं में खो जाना चाहता था। सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत करना चाहता था। इसके धोखे को याद नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत चाहता था, परिया की मोहब्बत चाहता था। परिया इससे मोहब्बत करे जिस तरह वो इससे करता था। वो इस पर ज़ाहिर नहीं करता था, वो इस पर अपनी नफ़रत जताता था। लेकिन क्या वो अपनी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर सकता था? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो जिस चीज़ को अपने दिल से ख़त्म नहीं कर पाया था वो इसकी मोहब्बत थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इसका कमीना दिल पूरी तरह से परिया के लिए धड़कता था। इसी के लिए बेताब होता था, इसकी कुर्बत के लिए मरता था, इसके लिए पागल था। इससे बड़ी और कौन सी शिकस्त होगी दामिशा के लिए? वो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता था। वो नरमी से इसके पूरे वजूद को छूता, पूरी तरह इसमें खोने लगा। लम्हात गुजरते गए और वो इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में सैराब करता चला गया। घर में पार्टी थी, महरिश, और तुम कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही हो। बहुत गलत है। तुम कहीं नहीं जा सकती। आज रेहान के पेरेंट्स भी आने वाले हैं पार्टी में। ये पार्टी सिर्फ उन्हीं के वेलकम के लिए रखी है और तुम आज ही जा रही हो, कहीं नहीं जाओगी तुम। सुना तुमने? मिसेस जहांगीर बेहद गुस्से से बोल रही थी। जहाँ वो रिलेशनशिप ठीक करने के लिए इतना कुछ कर रही थी और महरिश घर में रहने के बजाय बाहर जाने की प्लानिंग कर रही थी। मॉम, मैं नहीं आ सकती आपकी बोरिंग किस्म की पार्टी में। मैं जा रही हूँ, आज मैं डेट पर जा रही हूँ, वो भी आपके लाडले रेहान के साथ। इसे मुझसे मिलकर माफ़ी मांगनी है। दिया मैंने इससे एक और मौका इसके ऊपर अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए यकीनन आप मेरी बात को समझ गई होंगी। मैंने इसको माफ़ कर दिया है। इसकी इतनी बड़ी गलती के बावजूद तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए वो मुझसे कहीं मिलना चाहता है, मेरे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है। मैंने इसे मना भी किया है लेकिन फिर भी वो बाज़िद है, तो मैंने इसे ओके कर दिया और अब मैं
जाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है आप मुझे रोकने की गलती नहीं करेंगी, सो आप अपनी पार्टी को खुद संभाल लीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि रेहान के पेरेंट्स पर वेस्ट करूँ। मेरी शादी रेहान से हो रही है, इसके वालिदैन से नहीं, और मेरा रेहान के पेरेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है और ना ही इनको वक्त दे सकती हूँ। वो इन्हें तफसील से बताते हुए बोली तो मिसिस जहांगीर की आंखों का सारा गुस्सा मान पर गया था। वो जो सोच रही थी कि रेहान के साथ हर ताल्लुक़ ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, वो डर ख़त्म हो चुका था। ये तो शुक्र था कि रेहान की बदतमीज़ी के बारे में जहांगीर साहब को कुछ भी नहीं बताया था इसने। इस बारे में जहांगीर साहब से कोई बात नहीं हुई थी, वरना जहांगीर साहब खुद भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते। इनके लिए सबसे अहम इनकी बेटी की मर्ज़ी थी, लेकिन मिसेस जहांगीर जानती थी कि अगर रिश्ते से इनकार हो गया तो वो सड़कों पर आ जाएंगे और वह ऐसा नहीं सोच सकती थी। इसीलिए उन्होंने पिछले कुछ दिनों से ही महरिज को जहांगीर साहब के साथ भेजने की गलती नहीं की थी। वो इस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं कर सकती थी। रेहान के पेरेंट्स बहुत अमीर कबीर थे, इनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो इनके डूबे हुए बिज़नेस को बचा सकते थे और इनकी काफ़ी सारी मदद कर चुके थे। जहांगीर साहब को एक बार फिर से आसमान पर चमकने वाला सितारा बना रहे थे, लेकिन रेहान के पेरेंट्स इनकी मदद कर रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ रेहान की मर्ज़ी की वजह से, क्योंकि इसे महरिज पसंद आ गई थी और महरिज से शादी करना चाहता था और ये रिश्ता इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा था। पहले जितने नहीं ना सही, लेकिन रेहान के पेरेंट्स ने इन्हें एक बार फिर से मंजिल आम पर एक बार फिर से बिजनेसमैन के तौर पर खड़ा कर दिया था और एक बार फिर से लोगों की नज़रों में आने लगे थे। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ रेहान की पसंद की वजह से हो रहा था। अगर रेहान इस शादी से इनकार कर देता तो इनका बिज़नेस एक बार फिर से डूब जाता, जो अभी वापस से अपने मकाम बनाने लगे थे, सब दरा का दरा रह जाता। वो भी सिर्फ एक गलती की वजह से। वो महरिज को ऐसी किसी गलती की इजाज़त नहीं दे सकती थी। मेरी जान, तुमने क्यों नहीं बताया? रेहान, तुम रेहान से मिलने जा रही हो? ठीक है, तुम जाओ रेहान से मिलने के लिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और अगर वो तुम्हारा थोड़ा बहुत करीब होने की कोशिश करे तो ज़्यादा ओवर मत होना। इसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ ही दिनों में तुम इसकी बन जाओगी, तो तुम्हें खुद भी होश करना चाहिए। रेहान बहुत अच्छा इंसान है और शादी के बाद तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इसकी वजह से तुम्हारे बाबा के बिज़नेस को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ये बात भूला मत करो। वो तुम्हें पसंद करता है और तुम लोगों की शादी को अब वक्त ही कितना रह गया है, तो इसके साथ गवार औरतों की तरह बर्ताव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक मॉडर्न और नए ज़माने की लड़की हो। शर्माती घबराती लड़कियां आजकल किसी का आइडियल नहीं होती और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी से पहले वो थोड़ा बहुत तुम्हारे करीब आता है तो। वो इसे समझाते हुए बोली, क्योंकि महरिज को इनकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। आज तक किसी की इतनी हिम्मत ना हुई थी कि महरिज के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करे और उसको वो उसको कभी माफ़ ना करती। लेकिन इसके पेरेंट्स रेहान खान के साथ इसकी शादी करना चाहते थे। वो इसे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद था, यकीनन इनके बारे में जानता भी नहीं था, तभी इसने बदतमीज़ी की थी। और इसे यकीन था कि आगे रेहान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानती थी रेहान इसे पसंद करता है और जितना प्रेशर इसे शादी को लेकर इसके सर पर था, यकीनन थोड़ा बहुत तो इसके सर पर भी होगा। वो इसके साथ वक्त गुजार कर इसे समझाना चाहता था, तो इसमें कुछ गलत नहीं था। वो मॉम की बात कहीं ना कहीं दुरुस्त थी। दोनों की शादी होने वाली थी तो क्या फ़र्क पड़ता था कि वो एक दूसरे को समझ रहे थे। मॉम को खुश देखकर वो इन्हें बाय बोलती बाहर आ गई थी और अपनी गाड़ी में रेहान की बताई हुई लोकेशन पर जाने लगी। इसने एक होटल में इनवाइट किया हुआ था, न जाने वो क्या करने वाला था। इसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट न होने के बावजूद भी वो जानना चाहती थी। कहाँ हो तुम रेहान? मैं आ चुकी हूँ, तकरीबन 10 मिनट से यहाँ होटल के टेबल पर बैठी हुई हूँ और तुम कहीं पर भी नहीं हो। इस तरह से मुझे स्पेशल फ़ील करवाने वाले थे तुम। वो इसे कॉल करके कहने लगी। वो पिछले 15 मिनट से यहाँ बैठी हुई थी और रेहान का कोई अता पता ना था। इसने ही कहा था कि 9 बजे मुझसे मिलने के लिए इसी होटल के पास टेबल पर आना, और वो वहीं पर थी, लेकिन रेहान नहीं आया था। इसे मजबूर होकर रेहान को फ़ोन करना पड़ा। आई एम सो सॉरी डार्लिंग, मैं बस पहुंच रहा हूं, तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत माज़रत। मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। वो क्या है ना, सब कुछ करने की वजह से मुझे टाइम लग रहा है, यकीनन तुम्हारा सरप्राइज़ तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए बोल रहा था, जबकि इसके दोस्त भी इसके साथ हंसते थे। कितना बड़ा ड्रामेबाज था, क्या करने वाला था और क्या बोल रहा था। पास खड़े दोस्तों ने इसकी एक्टिंग पर इसे दाद दी थी। ठीक है, फिर जल्दी से आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, मज़ीद 5 मिनट इंतज़ार करूँगी, फिर तुम यहीं पर बैठे रहना, क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी यहाँ से। वो इसे धमकी देते हुए बोली तो रेहान ने सॉरी करते जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ लगाई थी, जबकि वो अब
जबकि इसे अपने लिए बेताबी देखकर महर को बहुत खुशी हो रही थी। इसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। वो इसको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी। वो शादी के बाद इसे एक लिमिट में रखना चाहती थी। इसने सोच लिया था वो इसको इतनी वैल्यू नहीं देगी। वो किसी आम बीवी की तरह इसके साथ साथ में दबी दबी नहीं रहेगी, बल्कि वो इसे बताएगी कि वो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है जिसे अपना मुकाबला करना आता है। वो इसे यकीन था इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेहान इसकी खूबसूरती के सामने पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो इसकी मोहब्बत में डूब चुका था। वरना इस अमीर आदमी को किस चीज़ की कमी थी जो एक लड़की से शादी करना चाहता था, जो इसे थप्पड़ भी मार चुकी थी, बल्कि वो तो इससे हाथ जोड़ कर अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका था। इसे यकीन था अब रेहान दोबारा ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करेगा। वो इसको लेकर पूरी तरह मुतमिन हो चुकी थी। वो उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने को तैयार थी। मैम, आपका ऑर्डर। इसके सामने कॉफ़ी रखते हुए वेटर ने कहा तो इसने इसे घूर कर देखा। मैंने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया, तुम इसे क्यों रख रहे हो? वो इसे घूरते हुए बोली तो वेटर ने हैरानगी से देखा। आई एम सॉरी मैम, लेकिन यहाँ थोड़ी देर पहले जो आदमी बैठा हुआ था इसने ही कॉफ़ी ऑर्डर की है। मुझे लगा उन्होंने ये ऑर्डर आपके लिए दिया है, तभी तो मैं ये कॉफ़ी लेकर आया हूँ। वेटर ने हैरान होते हुए इससे कहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले इस टेबल पर कोई और आदमी बैठा हुआ था और अब तकरीबन 10 मिनट से ये कोई लड़की बैठी थी। लेकिन इस आदमी ने कहा था कि 15 मिनट के बाद मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आना, और अक्सर इसी होटल में आता था, इसी टेबल पर बैठता था, इसलिए इसे यकीन था कि वो अपना ऑर्डर ज़रूर लेगा। तभी तो वो इसके ऑर्डर के मुताबिक 15 मिनट के बाद कॉफ़ी ले आया था। लिसन, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों को। ले जाओ ये कॉफ़ी और रखो, मुझे नहीं चाहिए, और ना ही मैंने ऑर्डर की है। पता नहीं कौन से जाहिलों का रेस्टोरेंट है वो। एक नज़र होटल को देखते हुए बोली और अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। इसे छोटे होटल्स कभी भी पसंद ना था जो उसकी शान के खिलाफ थे। वो कभी ऐसे छोटे मोटे होटल्स में आना पसंद नहीं करती थी। वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बुकिंग करवाती थी। आज सिर्फ़ और सिर्फ रेहान की वजह से वो यहाँ आई थी। ये होटल से बिल्कुल पसंद नहीं आता और ना ही वो ज़्यादा देर यहाँ रुकने का इरादा रखती थी। वेटर अपना कॉफ़ी लिए वापस जाने लगा जब अचानक ही किसी ने इसे पुकारा। अरे भाई रुक जाओ, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरा ऑर्डर? पीछे से डॉक्टर दाऊद की आवाज़ ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। आप आगे, ये कॉफ़ी आपके लिए आपने 15 मिनट के बाद लेकर आया हूँ। तो मैडम गुस्सा होने लगी। उन्होंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। वो परेशानी से बताने लगा। इसे भी यही लगा था कि मैडम इसी के साथ है। ओ यार सॉरी, मेरी वहाँ एक छोटी सी मीटिंग थी, इसी को हैंडल करने में मुझे टाइम लग गया। इसने मुस्कुराते हुए वेटर से माज़रत किया और इसके हाथ से कॉफ़ी का कप लेते हुए इसे साथ ही पेमेंट करने लगा। मैम ने कर दी है। इसने एक नज़र इस लड़की की जानिब देखा जो अपने ही काम में मसरूफ़ थी। ये नहीं था कि इसने इसे पहचाना नहीं था, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से पहचानती थी। लेकिन वो दामिश की बहन थी, इसे नज़रअंदाज करना खूब आता था। वो जो लोगों से पसंद और जो लोग इसे पसंद नहीं थे, इन्हें वो भी अच्छे तरीके से नज़रअंदाज करना जानती थी। और दाऊद भी ऐसे ही लोगों में शामिल था, इसलिए इसके साथ जान पहचान बनाने का इसका कोई इरादा ना था। मैडम, कोई मेरी बीवी थोड़ी है जो मेरी कॉफ़ी की पेमेंट करेगी, तुम इसके पैसे वापस करो, इसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इसकी बीवी वाली बात इसके सर पर जा लगी थी। वो अगले ही लम्हे खड़ी होगी। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर, मैं तुम जैसे कंगाल की बीवी हो भी नहीं सकती। ये पैसे मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिए, और वैसे भी यहाँ के लोगों को ड्रामा करने की आदत होती है। पैसे मिल गए ना, अब अपनी शक्ल दफ़ा करो। अपनी यहाँ से फजूल में दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। वो बेहद गुस्से से बोली थी, जबकि वेटर इसके चेहरे को देखने लगा जहाँ पर एक नर्म सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें लगता है कि ये मेरी बीवी हो सकती है? इसने मुस्कुराते हुए वेटर से पूछा, जिसने फ़ौरन ना में सर हिलाया था, जबकि इसकी हरकत ने इसे इंतहाई तौहीन का एहसास दिलाया। वो इससे बेहद नफ़रत से घूर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में फजूल बोलने की? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे शख्स से शादी करूँगी जिसे बात तक करने की तमीज़ नहीं? वो बेहद नफ़रत से इसे देखते हुए बोली, जबकि वेटर इसके पैसे टेबल पर रख चुका था। मैम, अल्लाह साहब के नसीब में आपके साथ का जोर कभी ना बनाए। ऐसे नेक लोगों के लिए तो बीवी भी नेक होनी चाहिए। और आपके पैसे ये हैं, हमें ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं, और ना ही हम पैसों के लिए ऐसे काम करते हैं। ये साहब हमारे होटल में बहुत अरसे से आ रहे हैं, इसीलिए लगा कि ये टेबल इनके लिए है, और आपके आने से पहले वो यहीं पर बैठे हुए थे और अक्सर यहीं पर आकर बैठते हैं, इसलिए छोटी सी गलत फहमी हो गई। तो आपने बात का बतंगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेकार में गुस्सा कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं डॉक्टर, और बहुत अच्छे डॉक्टर और नेक दिल इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने सामने वाले किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझते। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनका अपना अस्पताल है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी हमसे इस अंदाज़ से बात नहीं की जिस तरह से आप कर रही हैं। आपका अंदाज़ बता रहा है कि आपके बाप का दिया हुआ गरूर है, क्योंकि अपने पैसों से गरूर नहीं ख़रीदा जा सकता। और हर वेटर
2 टके का नहीं होता जो आपसे पैसे हासिल करने के लिए ड्रामे करेगा। और आइंदा याद रखिएगा, किसी को इसकी मेहनत के पैसे देने से आप इसे ख़रीद नहीं सकते। वो पैसे टेबल पर रखता वहाँ से चला गया था। वेटर में इतनी हिम्मत दिखाई थी, दाऊद इसे दाद दिए बिना ना रह सका, वरना ऐसे बड़े लोगों के मुंह लगने से पहले 1000 बार सोचा करते हैं। इसे सच में वेटर का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा था, जिसने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। और अगर वो अपनी मेहनत से दिन रात मजदूरी करके कमाता था तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो 2 टके का हो गया। ऐसे इंसानों को 2 टके का कहने वाले की खुद ही कोई औकात नहीं होती। बल्कि सही कहा था इस गरीब ने, गुरूर सिर्फ माँ बाप की दौलत का होता है, अपने पैसों से गुरूर नहीं खरीदा जा सकता। महरिज का गुस्से से बुरा हाल था। एक 2 टके का वेटर इसकी इतनी बेइज्जती कर गया था और इसे कुछ कह भी नहीं पाई थी। अभी वो गुस्से से कुछ कहती कि रेहान इसके पास आ पहुंचा। आई एम सो सॉरी डार्लिंग, मुझे आने में देर होगी, मुझे माफ़ कर दो, चलो चलते हैं, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। वो इसके पास आया और इसके दोनों हाथ थाम कर कहने लगा। इसके कहने की देर थी कि वो इस टेबल से उठी। चलो रेहान, मैं यहाँ एक और सेकंड नहीं रहना चाहती। जाहिलों का होटल है ये, और यहाँ पर आने वाले भी किसी गवार से कम नहीं। वो इसको देखते हुए बोली, जबकि सुना दाऊद को रही थी। दाऊद सुनते ही सिर्फ मुस्कुराया। इस लड़की के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वो दानिश की बहुत बड़ी दुश्मन है। कहने को वो इसके साथ इसका बहनों जैसा रिश्ता है, लेकिन इन दोनों ने कभी इस रिश्ते को अहमियत नहीं दी थी। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते थे और इसके लड़की के कारनामों के बाद वो खुद भी उलझन में ही था। इसे खुद भी ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी जो इसने दानिश के साथ किया था। इसके बाद वो खुद भी इससे दूर रहना पसंद करता था। यहाँ पर वो इसे मुंह लगाने की गलती हरगिज़ ना करता अगर वेटर इसके हाथ ना आ जाता। वो दूर से ही इसे देख चुका था अपनी टेबल पर बैठे हुए, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करके अपना काम करने लगा। जब इसके पास वेटर आकर खड़ा देखा, इसे मजबूर होकर वहाँ आना पड़ा, क्योंकि इसे यकीन था कि थोड़ी देर में वेटर की इज़्ज़त अफजाई करेगी और वो अपनी वजह से किसी गरीब की बेइज्जती होते नहीं देख सकता था। इसलिए इसे उठकर आना पड़ा। और अब इसके चले जाने के बाद वो बहुत पुरसकून था और आराम से अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर रहा था। इन्हें वहाँ से गए हुए अभी 2 मिनट ही हुए थे कि दाऊद 2 और लड़के इनकी टेबल पर आ बैठे। हम लोग कब जाएंगे इनके पीछे? मेरा मतलब है, रेहान ने कहा था ना कि वो हमें भी इंजॉय करवाएगा, तो वो इसे लेकर जा रहा है। इसने हमें अपने साथ आने के लिए क्यों नहीं कहा? वो लड़का रिलैक्स अंदाज में बैठा दूसरे से पूछा था, जबकि रेहान का नाम सुनकर इसने कभी सुना था। इसे यकीन था कि रेहान वही है जिसके साथ अभी महरिज गई है, और ना चाहते हुए भी वो इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। पहले इसे खुद तो एंजॉय करने दे, फिर हमारी बारी आएगी। तुझे क्या लगता है रेहान ने इस होटल में कमरा क्यों बुक करवाया है? क्योंकि यार 2 टके का होटल है, यहाँ पर किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि क्या हुआ है। और फिर रेहान को थोड़ी देर मस्ती करने दे, लड़की को कंट्रोल करने दे, फिर बुलाएगा ना हमें। और तो फिक्र मत कर, कौन सा इस काम में से बहुत ज़्यादा वक्त लगना है, थोड़ी देर में हमें बुला लेगा और फिर हम बहुत एंजॉय करेंगे। महरिश मैडम का गरूर सिर्फ मज़ीद चंद घंटों के लिए। इसके बाद कौन महरिश और कौन जहांगीर शाह, क्योंकि रेहान तो जहांगीर शाह के बेटी से शादी करेगा नहीं। रेहान ने अपनी 3 दिन के बाद की बुकिंग भी करवा ली है। वो पेरिस जा रहा है। यहाँ से वो इसे होटल के कौन से कमरे में लेकर गया है ये जानना मुश्किल था, लेकिन वो जानता था रेहान यकीन करने के काबिल नहीं है। इससे महरिज से कोई मतलब ना था और ना ही इससे कोई हमदर्दी थी, लेकिन इसके दोस्त की बहन थी, सौतेली ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ था। वो अपने दोस्त को तकलीफ़ देने की वजह हरगिज़ नहीं बन सकता था। अगर कल इसने पूछ लिया कि तुम जानते थे कि मेरी बहन के साथ ऐसा होने वाला है, लेकिन तुमने इसकी मदद क्यों नहीं की, तो कैसी नज़रें मिला पाएगा वो अपने यार से? बस ये सोच कर वो रह गया। तुम मुझे इस रूम में लेकर क्यों आए हो? क्या स्पेशल है यहाँ पर? कमरे में आकर इससे पूछने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको वो स्पेशल कहती। तुमने तो कहा था कि तुम प्लान कर रहे हो, तो क्या प्लान किया है? इस वक्त वो दाऊद की नज़रों से बचना चाहती थी, इसीलिए वो सीधा यहाँ इसके साथ चली आई थी। लेकिन यहाँ पर इसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे देखकर वो खुश हो जाती। डार्लिंग, सरप्राइज़ तुम्हें अब मिलेगा जब मैं तुम्हें सरप्राइज़ करूँगा। वैसे तुमने क्या सोचा कि मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे लिए? यहाँ पर क्या सोच है तुम्हारी? यहाँ तुम्हारे लिए एक खूबसूरत केक रखूँगा, इसके ऊपर सॉरी लिखा होगा, और फिर अपने कान पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगूंगा या तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें सॉरी करूँगा। अगर ये सब कुछ तुम्हारी सोच थी तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बल्कि मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने वाला हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो। मुझे पूरी महफिल में थप्पड़ मारकर तुम मुझसे अच्छे की उम्मीद किए हुए हो। जो लोग तुम्हारे पीछे पागल हो जाते हैं, मैं इनमें से नहीं हूँ। तुमने रेहान के मुंह पर थप्पड़ मारा है, तो अब तुम्हें भी इस तमाचे का हिसाब देना होगा। वो इसे बेड पर धक्का मारते हुए
धकेलते हुए बेहद गुस्से से गिराया, जबकि इसके बदलते हुए अंदाज को देखकर मैरिज सदमे में आ गई थी। वो इसे यहाँ बदला लेने के लिए लाया था, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन वो ना सिर्फ ऐसा सोच सकता था बल्कि बहुत कुछ गलत करने का इरादा भी कर चुका था। लेकिन महरिश कोई बेवकूफ़ दब्बू सी लड़की नहीं थी, वो मुकाबला करना बहुत अच्छे से जानती थी। इसकी शुरुआत वो कर चुकी थी, रेहान के मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ और मारकर। मुझे लगा पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम जैसे घटिया इंसान मेरे काबिल हो ही नहीं। तुम थप्पड़ के लायक हो, और खबरदार जो तुमने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की, मेरे बाबा तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम मेरे बाबा को नहीं जानते। हा हा हा, क्या करेगा तेरा बाप? तुम्हारा बाप तो खुद मेरे टुकड़ों पर बलता है, क्या कर लेगा तुम्हारा बाप? मैं तो अपना काम करके यहाँ से हमेशा के लिए पेरिस चला जाऊँगा, किसी के पास कोई सबूत नहीं होगा। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ तावन करती हो, या फिर ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं करना चाहता हूँ। तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी, लेकिन बीवी के रूप में नहीं, बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर पर देखना चाहता था। तुम मुझे बहुत पसंद आई थी, काफ़ी खूबसूरत हो तुम, किसी का भी ईमान ख़राब कर सकती हो, और मुझे तो तुम पहली ही नज़र में इसी के लिए पसंद आई थी। मेरा बस चलता तो मैं इसी वक्त तुम्हारी खूबसूरती को अपने तरीके से इस्तेमाल करता, लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि थोड़ा वक्त सब्र कर जाओ, जब जहांगीर शाह अपनी कंपनी इनके नाम कर देगा, इसके बाद तुम्हें जैसे चाहे कैश कर सकता हूँ। लेकिन तुमने उल्टा मेरे मुंह पर तमाचा मारा, और अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, इसका भी जो तुमने मुझे आज मारा। मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए साथ इंजॉय करूँगा, लेकिन नहीं, मेरे दोस्त भी तुम्हें देख कर तुम में इंटरेस्टेड हैं, और मुझे आदत है अपने दोस्तों से हर चीज़ बांट कर खाने की। वो इसे देखते हुए खुद इसके हाथों को कैद करने की कोशिश कर रहा था, जबकि महरिश भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी। छोड़ो मुझे हबीस इंसान, तुम और तुम्हारा बाप मेरे बाबा को धोखा दे रहे हो। मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगी, तुम क्या करने वाले हो इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, ये तो तुम्हें देखना तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, घटिया इंसान। गिरे हुए और तुम्हारी शक्ल पर थूकना भी पसंद नहीं करूँगी। तुमसे शादी तो दूर की बात है, तुमसे अगली मुलाकात जेल में होगी, याद रखना। छोड़ो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। वो भरपूर मुज़ाहमत करते हुए इससे कह रही थी, लेकिन वो इसे छोड़ने को हरगिज़ तैयार न था। एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारते हुए इसे बेबस कर चुका था। ये तो इस वक्त होगा जब तुम यहाँ से जाओगी। तुम यहाँ से जानते हुए ऐसी हालत में जाओगी कि खुद से भी नजरें नहीं मिला पाओगी। और पुलिस, अब तुम्हारा बाप इतना बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है कि वो अपने आप को एक बार फिर से अखबारों की सुर्खियों में देखे, और फिर तुम्हारी वजह से, अपनी नाजायज़ बेटी की वजह से के लिए वो पहले भी काफ़ी कुछ कर चुका है। अब मज़ीद वो तमाशा बनने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसके बाजू को अपने हाथों से बेदर्दी से पकड़ते हुए वो चिल्लाया था, और एक बार फिर से थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। इसके होंठों से खून रसने लगा था। वो किसी के सामने यूं बेबस हो जाएगी, इसने कभी सोचा भी ना था। दुनिया को अपने जूतों की नोक पर रखने वाली बेबस थी। थोड़ी देर पहले इसे एहसास हो गया था कि ये शख्स इसके साथ क्या करने जा रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो रेहान, मुझे यहाँ से जाने दो। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर हाथ उठाया, और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उठाया। वो लम्हे में इससे माफ़ी मांगने पर आ चुकी थी। हाँ, यही तो तुम्हारी अकड़, बस इतनी ही थी। अब तुम में अकड़ आ गए अपनी औकात पर, यही तुम्हारी औकात थी। देख लिया मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जिस काम के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ वो तुम्हें ज़रूर करूँगा, क्योंकि अब तुम्हें देखकर मेरी नीयत ख़राब हो चुकी है। लेकिन तुमने भी मेरा मज़ा ख़राब कर दिया। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी, लेकिन अफसोस, मुझे तुम पर भी तरस नहीं आ रहा। वो इसे काबू करते हुए इसे बेड क्रॉन से बांधने लगा था। अपनी हालत समझकर महरिश इससे माफ़ी मांगने लगी थी, भरपूर मुज़ाहमत करते हुए इससे सॉरी बोल रही थी कि शायद इसे इस पर तरस आ जाए, और वो जो खुद इरादा रखता था ऐसा करने के साथ कुछ भी ना करे। लेकिन इस वक्त तो इस पर जुनून सवार था, और वो इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसे बस कैसे भी इसे अपना बदला लेना था। इसे पूरी दुनिया के सामने बेमोल करना था, बेआबरू करना था। किसको पता था वो सारी ज़िंदगी किसी के सामने सर उठा नहीं पाएगी। इसका गरूर बर्बाद हो जाएगा। इसकी मिन्नतों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस कैसे भी इस पर अपनी मोहर लगाना चाहता था। वो इसे बर्बाद कर देना चाहता था, और ऐसा कर भी गुजरता जब अचानक दरवाज़ा खटखटाया गया। इनका ध्यान अचानक दरवाजे की तरफ गया था, जहां वो गुस्से से खड़ा सुर्ख आंखों समेत इसे घूर रहा था। दरवाजे का लॉक टूट चुका था। सामने खड़ा शख्स गुस्से में था। ये कौन था? रेहान तो इसे हरगिज़ नहीं जानता था।
तो फिर ये यहाँ क्यों आया था इसे डिस्टर्ब करने के लिए? वो यूँ इसे नफ़रत की निगाह से क्यों देख रहा था? इसके पीछे हटने पर महरिश इसे धक्का देती इससे दूर हटकर तकरीबन भागते हुए दाऊद के पीछे जा छुपी थी। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इस ज़िंदगी में पहली बार महरिश को इस हद तक सहमे हुए देखा था। इसे अपने पीछे पाते हुए दाऊद ने इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया, जबकि इसकी जगह जगह से फटी हुई कमीज़ को देखकर इसने फ़ौरन अपना कोट उतार कर इसके कंधों पर फैलाया था। प्लीज़ मुझे बचा लो, ये मेरा रेप करना चाहता है, प्लीज़ सेव मी। वो बुरी तरह से रोते हुए इससे बोल रही थी। दाऊद ने एक नज़र से देखा जो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए इन दोनों की तस्वीरें ले रहा था। दाऊद को इसकी हरकत पर बेहद गुस्सा आया। इससे पहले कि वो इसकी तरफ बढ़ता, पीछे से 2 लोगों ने इसे थाम लिया। ये दोनों वही लड़के थे जो थोड़ी देर पहले होटल के इस टेबल पर बैठे बकवास कर रहे थे। रेहान मौका गनीमत जानते तेज़ी से खिड़की से बाहर की तरफ भाग निकला था। एक लड़का इसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। अपने मुंह पर दाऊद के हाथ का एक ज़ोरदार थप्पड़ खाकर वहीं ज़मीन पर ढेर हो गया, जबकि दूसरा लड़का रेहान को वहां से भागते देखकर खुद भी भाग निकला था। पुलिस को फ़ोन करो, इसने होटल के मैनेजर को देखते हुए कहा, जो कि इससे सारे शोर शराबे में यहाँ तक आ गया था। घर जाना है, इसे मैनेज की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी। इसने एक नज़र इसे देखा। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अपनी हालत को देखकर यकीनन इन सब मर्दों के सामने शर्मिंदा हो रही थी। दाऊद ने पहले इसे घर पहुँचाना ज़्यादा बेहतर समझा। दादी, मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहता। आप जानती हैं मुझे ऐसी पार्टी हरगिज़ पसंद नहीं, और जहांगीर शाह की किसी भी पार्टी में जाना मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। अगर इसने मुझे बुलाया है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं भागकर वहाँ पहुँच जाऊँ। मुझे ऐसी किसी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, और जहांगीर शाह मुझे वहाँ क्यों बुला रहा है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बहुत शौक चढ़ा है इसे पूरी दुनिया के सामने मुझे अपने बेटे के तौर पर मुतारफ़ करवाने का, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं चाहिए, और ना ही मुझे कोई शौक़ है पूरी दुनिया के सामने इनका बेटा बनकर आने का। वो पूरी दुनिया को भी इस पार्टी में बुलाने की वजह यही है ताकि वो सबको ये ज़ाहिर कर सकें कि मेरे और इनके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है। वो इनकी डूबती हुई कंपनी पर फ़र्क न जाए। अच्छा, कल हान बहुत अच्छा, और आजकल वो हान के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखे हुए हैं, जबकि अपनी बेटी की शादी रेहान हान से करने का इरादा रखते हैं, और यकीनन इस काम के लिए इन्हें मेरी मदद दरकार होगी, जो कि मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इन लोगों से, और ना ही मैं ऐसी किसी पार्टी में जाना चाहता हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए इनकार कर चुका था। आज वो बहुत जल्दी घर वापस आया था, जब कि सुबह दादी से मिलकर इनकी चार सुनकर इनसे वादा कर चुका था कि आइंदा कभी लेट नहीं होगा, और इससे वादे को निभाते हुए शाम में ही आ पहुंचा था। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बहू इस पार्टी में शामिल हों। मुझे मतलब नहीं कि कोई इनके बारे में क्या सोचता है और जहांगीर शाह तुमसे कौन से फ़ायदे निकलवाना चाहता है। बस मैं चाहती हूँ कि परिया भी ऐसी पार्टी में शामिल हो, लोगों से मिले, ताकि लोगों को ये जो तरह तरह की बातें करने का मौका मिला है वो ख़त्म हो जाए कि तुम नहीं देख रहे, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम परिया को लेकर कहीं भी नहीं गए और घर से बाहर निकलती ही नहीं है। इस तरह और कुछ न सही, लेकिन हज़ार तरह की बातें बन रही हैं। अलग अलग न्यूज़ चैनल पर अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं। हर कोई अपनी ही कहानी बनाए हुए है। तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र करो। अगर तुमने इससे शादी कर ली है तो इसे अपना नाम दो सही तरह से दुनिया के सामने। इसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर चुके हैं, दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन इस रिश्ते को लेकर चलो। देख रहे हो इस लड़की की हालत, अभी शादी के दिन ही कितने हुए हैं, हंसते मुस्कुराती नहीं है। शादी के शुरू के दिन में शोहर के नाम की रौनक होनी चाहिए, शोहर पर चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, चाहे वो पिछले 1 महीने से इस घर में ही कैद है। मैं जानती हूँ तुम इससे खफा हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए सही इसे लेकर जाओ। मत भूलो कि तुम्हारे इस शहर में कितनी इज्जत है। अगर किसी ने इस लड़की को इस हालत में देख लिया तो खुद सोचो कि तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। हर न्यूज़ चैनल पर तुम्हारी तस्वीर लगी होगी। दादी जो इसका रवैया परिया के साथ देख रही थी, इसे समझाते हुए बोली, और कुछ ना सही, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो इसके करीब रहेगा, इसके साथ वक्त गुजारेगा, और कब तक इससे दूर रहेगा। आखिर वो इससे मोहब्बत करता था। इससे आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाना था, और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इन दोनों का एक साथ वक्त गुजारना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की खुशी की परवाह करें। और ऐसा तभी हो सकता था जब वो एक दूसरे के साथ रहने का वक्त मिलता, और दादी जानती थी कि ऐसा तभी होगा जब वो खुद ही हिम्मत करेंगी। इसीलिए तो आज कल वो सारा ज़ोर सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों को एक साथ रखने पर दे रही थी। दानिश इनके अंदाज से समझ चुका था कि परिया को माफ़ कर चुके हैं, ना सिर्फ माफ़ कर चुके हैं बल्कि इन दोनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रही है। और परिया को माफ़ करे या ना करे, लेकिन दादी को तकलीफ़ देना इसके बस से बाहर था। इसने दादी की बात मानते हुए इसने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया था और परिया को तैयार होने का हुक्म जारी कर दिया। इसने फ़ैसला कर लिया था कि वो इस महफिल में जाएगा। सो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।